Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 मई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक अग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है। ये अग्रीमेंट का नाम है BTIA, फुल फॉर्म है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। बताना यह है कि भारत ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन डी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों थंबनेल के अंदर मेंशन किया गया है मणिपुर की कंडीशन के बारे में। आपको पता होगा कल मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि मणिपुर में एग्जैक्टली आज के समय में चल क्या रहा है, वो मैं भी आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगा। लेकिन उसी को लेकर एक और नया अपडेट आ चुका है कि स्थिति संभालने के लिए केंद्र सरकार ने मणिपुर के अंदर में आर्टिकल 355 को यानी अनुच्छेद 355 को लागू कर दिया है। तो आर्टिकल 355 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आर्टिकल 355 क्या है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा जानो कि मणिपुर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कल वैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग नए नए जुड़े हुए होंगे आज भी, तो इस चक्कर में उनको एक थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा। मणिपुर के अंदर में एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर की हाई कोर्ट की साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। उनका स्टेटमेंट ये निकल कर आता है कि मणिपुर में जितने भी लोग हैं, अब लोग की जब बात करते हैं तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी आपको मणिपुर में देखने को मिलेंगी, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी। जैसे एक मेती कम्युनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी और दूसरी तरफ कुकी, नागा, इस प्रकार की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, जैसे कुकी, नागा की जब हम लोग बात करते हैं, ये जो ट्राइब्स कम्युनिटी हैं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल चुका है, यानी कि ये ST कैटेगरी के अंदर में आती हैं। लेकिन जो मेती कम्युनिटी है वो ST कैटेगरी में नहीं आती है। ये लोग पिछले 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब वाली कैटेगरी में डाला जाए। कारण क्या है? कारण यहाँ पर यह है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाली कैटेगरी में आने वाले लोग हैं जैसे कुकी, नागा, तो इन सबको थोड़े और ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मणिपुर के अंदर में जो हिली एरिया है ना, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर रहने की इजाज़त है, लैंड को परचेज़ करने की इजाज़त आपको देखने को मिल जाएगी शेड्यूल्ड ट्राइब वाली कैटेगरी में आने वाले लोगों को। लेकिन मेती कम्युनिटी को यहाँ पर ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये ST कैटेगरी में नहीं है। तो रिसेंटली हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो मेती कम्युनिटी है ना, इसको भी यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए, इसके ऊपर सरकार विचार कर सकती है। ये बात यहाँ पर मणिपुर की हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोल दी है और उसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा वायलेंस क्रिएट हुआ, जहाँ पर जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं यानी कि जिनको ST का स्टेटस मिला हुआ है, कुकी, नागा, वो भिड़ गए यहाँ पर मेती कम्युनिटी के साथ में। मेती कम्युनिटी जो कि डिमांड कर रही है कि हमें भी यहाँ पर ST के अंदर में रखो, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो नॉन ST कम्युनिटी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो चुकी है, यानी कि एक तरफ ट्राइबल कम्युनिटी, एक तरफ नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। नॉन ट्राइबल कम्युनिटी का कहने का मतलब है मेती कम्युनिटी, यानी कि जो कि ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डिमांड कर रहे हैं ताकि सारे बेनिफिट्स यहाँ पर ये भी ले सकें। इनका ये भी कहना है, देखो हम परेशान हो चुके हैं, पिछले 10 सालों में बांग्लादेश से, म्यांमार से इतने सारे लोग यहाँ पर मणिपुर में आ चुके हैं कि इनके सेटलमेंट में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, तो हमें भी यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए। हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया, सरकार ने सपोर्ट किया। अब इससे कुकी और नागा नाराज़ हो गए।
उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो आप इस तरीके से मेती कम्युनिटी को ये शेड्यूल्ड ट्राइब का टैग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीज़न है। जब आप मणिपुर की पॉपुलेशन को देखोगे तो वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा, हाँ अप्रॉक्स 50% से भी ज़्यादा जो कम्युनिटी रहती है ना, वो मेती कम्युनिटी है, जो कि डिमांड कर रही है एसटी की। ठीक है, ये एसटी की डिमांड कर रही है और यही कम्युनिटी 50% से ज़्यादा आपको मणिपुर के अंदर में देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो इनका इधर कुकी नागा का कहना यह है कि आप इनको भी एक साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दोगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ, तो इससे क्या होगा कि इन सभी लोगों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कुकी नागा और इधर मेती कम्युनिटी के बीच में। तो इस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे मेती कम्युनिटी को जो है ये एसटी का स्टेटस मिले। इस वजह से ये मेती कम्युनिटी और इधर यहाँ पर दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़, इनके बीच में ये झड़प हो गई और उस झड़प की वजह से पूरे मणिपुर के अंदर में वॉयलेंस ज़्यादा हो गया। आप हर जगह पर देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा था कल। ऐसी स्थिति थी यहाँ पर पिछले 2 दिनों में। जो मैरी कॉम है, जो मणिपुर से आती हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था। कल मैंने आपको ट्वीट दिखाया था कि इनका जो स्टेट है मणिपुर, यानी कि इन्होंने ऐसा ट्वीट किया था कि जो मेरा स्टेट है मणिपुर वो लगातार जल रहा है, मदद करो। तो हालात गंभीर हो गए। उसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 355 355 को यहाँ पे लागू कर दिया है। अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 355 क्या है, जिसको लागू करने से आखिरकार होगा क्या। देखो वैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और, सिचुएशन वहाँ पे संभालने के लिए फ्राइडे में यानी कि कल के दिन क्या किया है, 12 कंपनीज़ को, जिसमें यहाँ पर कह सकते हो कि काफ़ी सारे पर्सनल हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पे तैनात किया गया है। इवन यहाँ पर कह सकते हो 1000 जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनको यहाँ पर कह सकते हो कि तैनात किया गया है सिचुएशन को संभालने के लिए। उसके बाद जो एंटी राइट व्हीकल्स हैं, है ना, दंगे को रोकने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, उनको यहाँ पे पहुँचाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा लगभग 3200 के आसपास जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं वो यहाँ पर तैनात हो चुकी हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सबको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और आर्टिकल 355 लागू हो चुका है। अब ये आर्टिकल 355 क्या है, ये इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक चीज़ बताऊं, आर्टिकल 355 के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आर्टिकल 356 यानी कि 356, इसका अगला ही जो आर्टिकल है, इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है, ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, है ना। आर्टिकल 356 जैसे इन्वोक होगा, इससे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। लेकिन अभी हम 356 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें 355 की। तो जो आर्टिकल 355 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा जिससे हमारी केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। अगर कोई स्टेट है जिसमें इस प्रकार की हिंसा हो रही है, या फिर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, बाहर से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, या फिर उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, जैसे मणिपुर के अंदर देखने को मिला, इंटरनली यहाँ पर इस प्रकार के वायलेंस, दंगे हो रहे हैं, तो उस स्टेट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो केंद्र सरकार है वो आर्टिकल 355 को लागू कर सकती है, जिससे सारी की सारी जो पावर्स हैं वो हमारी केंद्र सरकार के पास में आ जाएगी। और केंद्र सरकार क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी उस स्टेट के अंदर में उस एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल किया जा सके। अब ये आर्टिकल जो 355 है, ये किसका हिस्सा है? देखो ये जो प्रोविजन है ना, ये हमारे संविधान में पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है। पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है, और पार्ट 18 आपको पता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का यहाँ पर आप कह सकते हो एक हिस्सा है। आर्टिकल 355 के तहत ये एक कह सकते हो ड्यूटी है हमारी केंद्र सरकार की कि वो हर एक स्टेट को बचाए, कोई इंटरनल थ्रेट से या एक्सटर्नल थ्रेट से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार की साइड से अगर कोई खतरा पैदा होगा वहाँ पे, तो भी आर्टिकल 355 जो है लागू कर सकती है सरकार, हमारी केंद्र सरकार, और इन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे ही केस इंटरनल थ्रेट के साथ में, यानी कि अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो उस स्थिति को संभालने के लिए भी आर्टिकल 355 को लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा थोड़ा और गहराई से जाओगे तो इस आर्टिकल 355 के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना, कुछ कह सकते हो कि रोक टोक भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि केंद्र सरकार कोई ऐसे फालतू में यहाँ पर आर्टिकल 355 को लागू नहीं कर सकती है। ये डायरेक्शन तभी दिए जाते हैं जब कोई स्टेट मशीनरी फेल हो रही होगी, यानी कि स्टेट जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तभी जाकर यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल 355 जो है वो लागू हो पाएगा। और जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं ये बिल्कुल अर्जेंट नेचर के होने चाहिए, मतलब कोई अर्जेंसी हो रही है तभी जाकर आप कह सकते हो इस आर्टिकल को लागू किया जा सकता है। और स्टेट फेल हो चुका है यहाँ पर उसको कंट्रोल करने में, तभी यहाँ पर ये लागू किया जाएगा।
फिर उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस केंद्र सरकार को मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो पहले उस सरकार को यानी कि उस राज्य की सरकार को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी हमें कि वो अपने व्यूज़ सबमिट करे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ही यहाँ पर ये डायरेक्शन दिए जाते हैं आर्टिकल 355 को लेकर। और एक बात आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी कि जो केंद्र सरकार है वो इस पावर का जो यूज़ है वो किसी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन करने के लिए, वहाँ पर कह सकते हो कोई इंटरफेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। जब तक कोई स्टेट के अंदर में फेलियर नहीं हो जाता है तब तक इसको लागू नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपको 2-3 बार देखने को मिल जाएगा। सवाल यह है कि चलो एक बार लागू कर दिया 355 तो ये कब तक रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है। देखो जो ड्यूरेशन यहाँ पर आर्टिकल 355 का है वो हमारे संविधान में कोई भी स्पेसिफाइड तरीके से बताया नहीं गया है कि कब तक रहेगा। खैर जो हमारी केंद्र सरकार है वो कह सकते हो कि तब तक लागू कर सकती है तब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, है ना। एक जैसे मणिपुर में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आर्टिकल 355 को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करे कि अब इस आर्टिकल 355 को हटा लिया जाए। अगर केंद्र सरकार से बोलती है तब भी यहाँ पर इसको विड्रॉ किया जा सकता है। वैसे जो ड्यूरेशन है वैसे ड्यूरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपसे सवाल बन सकता है कि जो आर्टिकल 355 है, मान लो यहाँ पर किसी को मतलब आर्टिकल 355 किसी राज्य पर लागू कर दिया गया तो क्या इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आर्टिकल 355 लागू हो जाए, किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है ना, किसी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है उसका यहाँ पर हनन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस मामले को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। यानी आर्टिकल 355 जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। बाकी कुछ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी अलग हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो आर्टिकल 355 है इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो इस आर्टिकल को अपनी तरफ से अपनी मर्जी से नहीं लागू कर सकते, और अगर कोई स्थिति है तो भी नहीं लागू किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास में एडवाइस आएगी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइड से। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 355 का यूज़ है ना, ये प्रेसिडेंट को ये भी पावर नहीं देता है कि वो किसी स्टेट में डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, है ना। ये पावर भी यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है। प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल को केवल और केवल यूज़ करते हैं ताकि एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए जा सके, कुछ चीज़ें बताया जा सके कि क्या क्या करना है। उनकी जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा वगैरह में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। केवल यहाँ पर उन आर्टिकल इसलिए इसका यूज़ ऐसे किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि भाई आप इस प्रकार से ये काम कर सकते हो, यानी ये जो प्रॉब्लम्स है इसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लास्ट यहाँ पर यह है कि जो ये आर्टिकल 355 है ये लिमिटेड होना चाहिए, है ना। मतलब कम से कम समय के लिए हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसा ना हो कि परमानेंटली इसको लगा दिया जाए, और स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। यानी जो स्टेट पावर में वो अपनी पावर में रहे, प्लस वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, और इन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करके आर्टिकल 355 को लागू किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग आर्टिकल 355। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका आर्टिकल 355 है, अच्छा मैं बता चुका हूं ना, ये पार्ट 18 के अंदर में इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर में आता है। और आपको पता है इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर जो आर्टिकल्स हमारे बात करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। ठीक है, 352 से लेकर 360 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और बहुत सारे अलग अलग रूल आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना अगले आर्टिकल में आप देख पाओगे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ऊपर से पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है यहाँ पर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चलती है, कहाँ पर, गोवा के अंदर में ये मीटिंग चल रही है। अभी आपको पता है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो वो भी आए हुए हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि चाइना के साथ में इंडिया की एक बायलैटरल मीटिंग भी चलती है, जहाँ पे बॉर्डर्स को लेकर सारा का सारा डिस्कशन किया जाता है कि जो बॉर्डर पर विवाद है उसको कैसे सुलझाया जा सके। पता ही होगा 2020 से क्या होता है, इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, खासकर गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में। फिर उसके बाद अभी तक कुछ पार्ट्स अभी बॉर्डर के ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन आर्मी साथ ही साथ में जो चाइनीज़ आर्मी है आमने सामने खड़े हुए हैं। तो बोला ये जा रहा है कि चाइना के जो इधर फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने पहली बात ये बोली है कि हमें अपने इतिहास से कुछ लेसन्स को सीखना चाहिए
और सीखने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक नए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा अपने दोनों देशों के बीच में हार्मनी को मेंटेन कर सकें, एकता बना के चल सकें। अब इधर से यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आपको पता है कि इनके जो जवाब होते हैं वो धाकड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, जो ये रिप्लाई करते हैं फिर वो रिप्लाई सीधा वायरल ही होता है। अब इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि देखो, इंडिया ये काम तभी कर पाएगा, हार्मनी वगैरह तभी बन पाएगी, तभी पॉसिबल हो पाएगी जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो सकेगा। डिसएंगेजमेंट मतलब यह है कि जो चाइनीज़ आर्मी है उधर से पीछे हटेगी और इधर से इंडियन आर्मी पीछे हट जाएगी, उस एरिया को खाली कर दिया जाएगा, उस बॉर्डर को यहाँ पर खाली कर दिया जाएगा जहाँ पर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो इस प्रकार से रिलेशंस ऐसे ही कह सकते हो ख़राब रहने वाले हैं। जैसे डिसएंगेजमेंट पूरा होगा, चाइना का कोई इंटरवेंशन हमारे बॉर्डर में नहीं देखने को मिलेगा, तभी जाकर यहाँ पर यह पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों के रिलेशंस थोड़े से हम मेंटेन कर सकें। आई होप आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी होगी। ठीक है, ये जवाब इनका था। और आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी, मतलब आज एससीओ ना आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, वो भी आज न्यूज़ में एक एक करके अगर आते हैं सामने तो मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। चलो वैसे नेक्स्ट पेज पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखो, इनसे जब बात होती है ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर, तो ये क्या बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होने स्टार्ट हुए हैं कब से, 5 अगस्त 2019 से। 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जब आपको पता है आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया था। आर्टिकल 370 तब से काम करना बंद कर दिया है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हमने अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। जो पहले स्टेट था, पहले राज्य था, उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया। उसके अगेंस्ट में ये बोलते हैं कि जैसे ये हुआ तब से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हैं। और इनका कहना ये भी है, इसकी निंदा भी की इन्होंने आर्टिकल 370 की, और आर्टिकल 370 के बाद में इनका कहना यहाँ पर यह भी है कि जब तक ये आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाता, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिल जाता, वापस से वो राज्य नहीं बन जाता, तब तक इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो ऐसे ही रहेंगे, इनके जो दरवाजे हैं वो बंद रहेंगे। यानी ये चाह कर भी जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक वापस से हम जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा नहीं दे देते। तो ये इनका कहना है एग्जैक्टली। अब उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कई सारी बातें मेंशन की हैं। इन्होंने सीधा यहाँ पर बोल दिया है कि जो पाकिस्तान मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वही यहाँ पर टेरर इंडस्ट्री के प्रमोटर हैं, वही यहाँ पर आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कोई स्टेप ना उठाकर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि आतंकवाद को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। उनको जस्टिफाई करते रहते हैं, हमेशा हमेशा टेरर ग्रुप्स को जस्टिफाई करेंगे, तो एक तरीके से उनका प्रोमोटर ही कह सकते हो आप इनको। ये नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साफ साफ बोल देते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है उसके बारे में आप सोचो ही मत। जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो इंडिया का था, है और आगे भी रहेगा। और अगर ये आर्टिकल 370 की बात उठाते हैं तो इंडिया की साइड से भी एक और स्टेटमेंट है। भारत बोल चुका है कि देखो, रिलेशंस में कोई सुधार वैसे भी नहीं हो सकता जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाता। इस आतंकवाद को एंड करो, उसके बाद ही यहाँ पर रिलेशंस के अंदर कोई ना कोई सुधार होते हुए नजर आएंगे। हमारे आर्मी ट्रक के ऊपर इन्होंने अटैक किया जहाँ पे हमारे 5 जवान शहीद हुए। ऐसी स्थिति यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से देखने को मिल जाती है। तो कैसे जो रिलेशंस है वो मेंटेन हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों का पूरा इशू चलता है। इंडिया पाकिस्तान को लेकर ये इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं। इधर से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये बातें बोलते हैं और इधर से यहाँ पर जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स देते हैं और ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसा एनवायरनमेंट खुद बनाए कि बातचीत हो सके थोड़ा बहुत। और एनवायरनमेंट कैसे बनेगा कि इनके हिसाब से एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से एनवायरनमेंट बनेगा जब जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, आर्टिकल 370 को वापस से लेकर आ जाएगा, तभी ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। इसमें कोई ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आने वाले समय में अब देखो इनके इंटरव्यूज़ को लेकर बहुत सारे एडिटोरियल्स पब्लिश होते रहेंगे, तो उन एडिटोरियल के अंदर में अब आपको समझने में काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। बस खाली इतना ध्यान रखना, इसके अलावा आपने कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें हो रही है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कल मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, याद होगा। ठीक है, वैसे आजकल मैं आपको एससीओ के बारे में रोज़ ही पढ़ा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर टोटल 8 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 2001 में यहाँ पर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है ये बनकर आता है ना। ये सारी बातें आपने पता है ना। अगर हम इनके मेंबर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करें तो इसमें यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो 2001 में लगभग इसमें कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान,
है ना, ये कंट्रीज थे। और 2001 में ही उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर टोटल 7 देश हो चुके थे। फिर उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो इसमें टोटल कह सकते हो कि सॉरी स्टार्टिंग में 6 देश हो गए थे, है ना, 5 पहले से थे, उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया तो यहाँ पर हो गए 6। और उसके बाद में 2 कंट्रीज़ ने और ज्वाइन किया, इंडिया पाकिस्तान ने 2017 में, तो इसमें हो गए टोटल 8 कंट्रीज़। तो एससीओ के अंदर टोटल 8 कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये जो ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको पता होगा, बीजिंग के अंदर हेडक्वार्टर है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ा रखा है, रशियन और चाइनीज़ यहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का ये लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं फिर ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। ना अगले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका प्रेजेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है रेयर डिजीज़ के केस के मामले में। जो रेयर डिजीज़ वाले केस होते हैं वहाँ पर इनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लगभग 5 करोड़ रुपए आपने यहाँ पर देने होंगे किस चीज़ के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो कि इन रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों की हेल्थ को लेकर हम थोड़ा सा अच्छा काम कर सकें। इसको लेकर अभी जो ये मिनिस्टर हैं हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं, इनको अभी बुलाया भी है आगे 10 मई को यहाँ पर वापस से कोर्ट में बुलाया है। देखते हैं फिजिकल जो प्रेजेंस होगा इनका वो कैसा होगा, है ना, मतलब इनको बुलाया है और जो रेयर डिजीज़ है उसको लेकर आगे डिस्कशन किया जाएगा। वैसे हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि 5 करोड़ रुपये आपको देने होंगे किस चीज़ को लेकर, जो बच्चे रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये रेयर डिजीज़ होती क्या है, जिसके ऊपर एक मेन फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये चीज़ तो नहीं पूछी जाएगी हाई कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये चीज़ें कहीं पर भी नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन रेयर डिजीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में, तो आपने पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रेयर डिजीज़ होती क्या क्या है। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपने रेयर वर्ड का मतलब तो जानते ही हो, समझ चुके हो। रेयर का मतलब जो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़े, है ना, बहुत कमी से मिलता हो वो बीमारी, रेयर डिजीज़ वाली बीमारियां वो होती हैं जो बहुत मुश्किल से या बहुत कमी से किन्हीं लोगों को होती हैं, यानी बहुत कम लोगों को यहाँ पर बीमारियां हो पाती हैं। तो बोला जाता है कि रेयर डिजीज़ में 6000 से लेकर 8000 के आसपास इस प्रकार की बीमारियां हैं जिनको रेयर डिजीज़ का टैग दिया गया है। लेकिन इन 6 से 8000 बीमारियों के जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारे पास में प्रॉपर नहीं है। केवल इन 8000 बीमारियों में से 5% बीमारी की ही थेरेपीज़ हमारे पास में है, जिसको लेकर हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। यानी इतनी सारी बीमारियों में से 5% बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे पोम्पे डिजीज़ हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, स्पाइना बिफिडा, हेमोफीलिया, ये सारी की सारी रेयर डिजीज़ हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये सारी रेयर डिजीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ये सब रेयर डिजीज़ जो बहुत मुश्किल से होती हैं, बहुत कम ही लोगों को होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमोफीलिया न्यूज़ में था, याद होगा, है ना, कि एक इंसान की जो ब्लड क्लॉटिंग की पावर है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है, और वो ब्लड अगर कहीं पर कट भी लग जाता है तो उससे खून लगातार निकलता रहता है, वो खून रुकता ही नहीं है, निकलते ही रहेगा खून, उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं बनता अगर किसी को हेमोफीलिया है तो। ऐसी कंडीशंस यहाँ पे नज़र आती रहती हैं। तो 95% जो रेयर डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल 5% रेयर डिजीज़ का ही ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। प्लस ये जितनी बीमारियाँ हैं इनमें 80% बीमारियाँ जेनेटिक ऑरिजिन से होती है, यानी कि जैसे पिता में हैं या माता के अंदर हैं, ऐसी जीन से यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं फिर बच्चों में, फिर बच्चों से आगे उनकी फैमिलीज़ के अंदर ये ट्रैवल करती रहती हैं। ठीक है, अब इन रेयर डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से डिफाइन की गई है। इंडिया में रेयर डिजीज़ बोला गया है। जैसे इंडिया में जो रेयर डिजीज़ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहीं पर बोला जाता है कि अगर ये बीमारी हर 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को है वो रेयर डिजीज़ है, या किसी देश में बोला जाता है कि हर 10,000 में से अगर 6 व्यक्ति को है तो वो रेयर डिजीज़ है। तो हर एक देश की अपनी अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया। रेयर डिजीज़ को हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये जानलेवा बीमारी, एक सीरियस कंडीशन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की हो जाती है अगर इन रेयर डिजीज़ में से कोई सी बीमारी किसी को हो जाए तो। उसके बाद बोला गया है, देखो भारत में लगभग 50 से लेकर 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको रेयर डिजीज़ या ये जो डिसऑर्डर है वो हुआ है। पॉलिसी रिपोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि 80% जो ये रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो हैं बच्चे, चिल्ड्रन। तो 50 से 100 मिलियन केसेस हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चों को ये बुरी तरह से रेयर डिजीज़ अफेक्ट कर चुकी है, बच्चों को या फिर कह सकते हो बूढ़ों को। और काफ़ी सारे ना लोगों की, मतलब काफ़ी सारे बच्चों की जान भी चली जाती है, वो बेसिकली एडल्ट ही नहीं हो पाते, 18 साल प्लस ही नहीं हो पाते, उससे पहले यहाँ पर उनकी जान चली जाती है, क्योंकि बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो पाता है। क्लियर हो गया।
तो ये आपने रेयर डिजीज़ के बारे में समझा। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्या हम रेयर डिजीज़ को लेकर कुछ कर नहीं रहे हैं? तो आपको पता होगा एक पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है, बहुत बड़ी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ करके, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने 2021 में इसको लॉन्च किया था ताकि हम रेयर डिजीज़ वाले केसेस को सही से ट्रीट कर सकें। इसमें एक मेन फोकस ये है हमारा कि रेयर बीमारियों को लेकर हम क्या कर सकें, लगातार मेडिसिन को अपने देश में बना सकें, है ना, ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम कर सकें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर सकें, है ना। स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती तौर में ही पता चल जाए कि हाँ इस व्यक्ति को रेयर डिजीज़ है, और उसके बाद हम उसकी हेल्प कर सकें ताकि वो उस रेयर डिजीज़ से बाहर निकल सके। ये इस हमारी पॉलिसी का मेन मकसद है। इस पॉलिसी ने इसी प्रकार से 3 अलग अलग ग्रुप भी बांट दिए हैं। इस पॉलिसी के अंदर में 3 ग्रुप हैं अलग अलग। जैसे कुछ रेयर डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें केवल और केवल एक समय का ट्रीटमेंट, वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है, एक सर्जरी चाहिए, ठीक हो जाएगा, वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कुछ यहाँ पर मतलब वो वाले जो लोग होते हैं ना, वो ग्रुप 1 में आते हैं। और दूसरे प्रकार के यहाँ पर जो लोग होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म यानी कि पूरी ज़िंदगी भर का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको पूरी लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ज़िंदगी भर दवाई चाहिए होती है। तो वैसे लोगों को यहाँ पर ग्रुप 2 में कवर किया गया है। थर्ड के अंदर में कौन से आते हैं? देखो, थर्ड में यहाँ पे वो लोग आते हैं कि ऐसी बीमारी उनको होती है कि उसका ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, ठीक है, ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा है और ज़िंदगी भर थेरेपी चलनी है उसकी। तो वैसे ग्रुप 3 के अंदर यहाँ पर लोग आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 ग्रुप्स को बांटा गया है, और इन ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स, कुछ अलग अलग यहाँ पर कह सकते हो कि सरकारी स्कीम चलाई गई हैं। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और वो ग्रुप 1 के अंदर में है, जिसको वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के तहत 20 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाता है, ताकि वो अपना वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वन टाइम जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर ले सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जो राष्ट्रीय निधि ये जो स्कीम है, इसका मेन मकसद यही है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कोई सपोर्ट यहाँ पर उनके पास में नहीं है, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और इस बीमारी से यहाँ पर बचाने का काम करना। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉलिसी है रेयर डिजीज़ को लेकर। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अभी हमने बात की थी रेयर डिजीज़ की, अब बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा जहां पर मेंशन किया जा रहा है सरकार क्या कर रही है, हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर एक पॉलिसी है, एक प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम का नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम का नाम बदल दिया है। पहले यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ करती थी ना, ये कौन सी बीमारियाँ होती हैं सब कुछ बताऊँगा, डोंट वरी। इसको ठीक करने के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे थे, जिस प्रोग्राम का नाम था NPCDCS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। ये इसकी फुल फॉर्म थी। इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर कर दिया गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि NCD। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? पहले नाम था NPCDCS। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? NPNCD। क्लियर हो गया? तो नया नाम एक बार और बोल देता हूँ, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मेन मकसद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकना, उसको ठीक करना। ठीक है, ये यहाँ पर मेन मकसद है। ऊपर वाली में थोड़ी बहुत बीमारियाँ बताई गई हैं, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रोक को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो नाम बदला क्यों? नाम इसलिए बदला क्योंकि जो पुराना वाला नाम था वो कुछ बीमारियों के बारे में बताता था कि ये प्रोग्राम केवल कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को ठीक करता है, लेकिन हमने इसमें कुछ और बीमारियां भी ऐड कर दी। हमने बोला कि बाकी सारी और भी तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, उनको भी यहाँ पर ऐड कर दो। तो बाकी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी इस नए वाले प्रोग्राम में कवर कर लिया गया। अब यहाँ पे किसी अलग बीमारी का नाम इस पूरे प्रोग्राम में नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, इस प्रोग्राम में सीधा सीधा बोला गया है जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी उसको ठीक करने का हम यहाँ पर काम करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ अब समझते हैं कि आखिरकार ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और इसकी स्थिति इंडिया में आपको क्या देखने को मिल जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम लोग क्रोनिक डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लंबे समय तक ये बीमारी किसी इंसान को पकड़ सकती है और ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। सिंपल सी बात है, उसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। मेन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि दिल से रिलेटेड होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो गया, तो मेन बीमारी तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये आ जाती है।
और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बाद कैंसर या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, है ना, अस्थमा, ऐसी प्रकार की बीमारियां हो गई, डायबिटीज़ हो गया। तो ये मेन आपको एनसीडी वाली बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। अब एनसीडी की बीमारी के पीछे का कारण क्या है, मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे हो जाती हैं लोगों को? मेन कारण है तंबाकू का यूज़ करना। कोई तंबाकू ज़्यादा खा रहा है, उसकी किसी की डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, कोई अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या कोई व्यक्ति है जिसकी पूरी हैबिट बहुत बेकार है, वो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, फिजिकल इनएक्टिव है, या एयर पोल्यूशन भी एक मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से लोगों को जूझना पड़ता है। अब इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्टेटस क्या है, फटाफट इसको देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 60.46 लाख जो लोग हैं उनकी 2019 में जान गई थी केवल और केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। तो 2019 में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसमें से 25 लाख के आसपास जो लोग थे वो दिल से संबंधित बीमारी की वजह से यहाँ पर चल बसे। उसके बाद 11 लाख के आसपास लोग ऐसे थे जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम थी। फिर 9 लाख की डेथ आसपास यहाँ पर ऐसी थी जो कैंसर की वजह से हुई हैं, और 4 लाख के आसपास डेथ ऐसी थी जो डायबिटीज़ की वजह से हुई हैं। ये बेसिकली 2019 का सिनेरियो है। 2020 में थोड़ी स्थिति कम हुई थी वापस से, लेकिन अब ये हम ट्रैक पर आ रहे हैं, वापस से काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। अब इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे एक इनिशिएटिव है NPCDCS, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब इसका नाम बदल चुका है, ध्यान रखना, अब इसका नाम ये NPCDCS नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो स्कीम है वो है कह सकते हो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है, जो हमारे टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटीज़ है ना, उसको यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की है। यानी कि जो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पर एडवांस बीमारियों की, जो बहुत बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के ऊपर मेन फोकस किया है। और उसके लिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स को बना रही है, टर्शरी केयर सेंटर्स को यहाँ पर देश में अलग अलग जगह पर बना रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कह सकते हो एक और कदम उठाया गया है, वो ये है कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपग्रेड किए जा रहे हैं, नए नए एम्स बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर इस प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को टैकल किया जा सके। उसके अलावा सरकार ने एक और काम किया है, अमृत दीनदयाल आउटलेट्स को स्टार्ट किया है, यानी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो अमृत दीनदयाल आउटलेट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सस्ते दाम में दवाइयाँ दी जाती हैं, और एक कह सकते हो कि आप विश्वास से वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, यहाँ पे जो कह सकते हो ये जो इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं, 159 इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दिए गए हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैंसर की दवाई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की दवाई बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में सस्ते दाम में लोगों तक पहुँचाई जा सके। फिर उसके बाद आती है जन औषधि स्टोर। जन औषधि स्टोर को भी यहाँ पर ओपन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की साइड से, और ये इनको सेटअप किया जा रहा है ताकि अफोर्डेबल दवाइयाँ दी जा सकें लोगों को। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा। आगे आते हैं, नवाते हैं बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट आर्टिकल्स को। एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिल जाता है, और एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आती है गोल्ड को लेकर। जो हमारा सोना है, सोने की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और थर्सडे में, जो अभी हमारा थर्सडे निकला है ना, उस थर्सडे में जो गोल्ड का प्राइस है वो अभी तक का 2023 का सबसे ज़्यादा था। कितना? 64,500 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ये जो सोना है वो पहुँच चुका है, 64,500 रुपये का। ठीक है, तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो गोल्ड की डिमांड है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में गोल्ड की डिमांड कम होती हुई नजर आई है। लोगों ने यहाँ पर गोल्ड कम खरीदा है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसके दाम ज़्यादा हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि दाम अगर गिरते हैं तब जाकर हम गोल्ड परचेज़ करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में गोल्ड की डिमांड बहुत तेज़ी से कम हो गई है, ये एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। उसके पीछे का रीज़न प्राइस। जब तक प्राइस करेक्ट नहीं हो जाता तब तक लोग नहीं जाने वाले, आप ऐसा कह सकते हो। थोड़ा बहुत प्राइस डाउन होने का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आज के समय में सिचुएशन ये हो चुकी है, अगर आपको 10 ग्राम सोना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा हमें देना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर ये कह सकते हो जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जैसे मैंने बोला। यानी 10 ग्राम अगर सोना लेने जा रहे हो ना, 10 ग्राम सोना, और उसमें अगर टैक्स वगैरह मिला दिया जाए तो लगभग वो 64,500 रुपीज़ का पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अभी तक का दाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाकी सिचुएशन क्या है मैंने आपको समझाया। ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है WGC ने। ये WGC क्या है? ये है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। दुनिया भर का जो गोल्ड है उसका यहाँ पर ये पूरा का पूरा काउंसिल बना रखा है, बॉडी बना रखी है। ये कैसे काम करती है वो सब समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने समझना होगा कि इंडिया का जो गोल्ड मार्केट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। क्योंकि हम ऑलरेडी गोल्ड मार्केट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, गोल्ड की स्थिति के बारे में जान रहे हैं, तो इससे अच्छा गोल्ड मार्केट के बारे में जानते हैं। देखो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ना एक बात और बोली है
इनके अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर जितने भी घर हैं उन सब घरों का अगर सोना काउंट कर लिया जाए तो लगभग 24,000 से लेकर 25,000 टन, कितना, 24,000 से लेकर 25,000 टन जो सोना है वो भारत के घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। और बड़े बड़े मंदिर अलग हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा सोना आपको देखने को मिल जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज़ आरबीआई, इन्होंने अभी 2019 में ये काम किया कि 40.45 यानी कि 40 टन्स के आसपास जो गोल्ड है वो 2019-20 के अंदर परचेज़ किया है, ताकि यहाँ पर अपना जो गोल्ड रिजर्व है इसको ये बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ना, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। हर एक देश क्या करता है, अपना फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करता है। कुछ उसके पास में बाहर विदेशी मुद्रा होती है, जैसे डॉलर वगैरह होता है, कुछ गोल्ड भी रखना पड़ता है ना, कुछ यहाँ पर हमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह भी हमारे पास में होते हैं, तो गोल्ड वाली कैटेगरी भी होती है, तो काफ़ी सारा गोल्ड परचेज करना पड़ता है। तो भारत ने भी कई सारा गोल्ड परचेज़ किया था अपना गोल्ड रिजर्व को आगे बढ़ाने के लिए। इंडिया के अंदर जो गोल्ड डिमांड है वो आप देखोगे 2020 में काफ़ी कम हो गई थी कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 में पैंडेमिक में कौन ही गोल्ड खरीद रहा था, तो यहाँ पर उसकी डिमांड पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन स्मगलिंग चल रही थी और इंडिया में हर साल स्मगलिंग होती है सोने की, और लगभग कह सकते हो 120 से लेकर 200 टन जो सोना है वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से इंडिया के अंदर एंटर होता है। ये स्मगलिंग चलती है हर साल। गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं, ये जो दाम होते हैं, इनको कौन सेट करता है, तो ये इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड होता है। इंटरनेशनल प्राइसेस ही यहाँ पर कह सकते हो इन सब चीज़ों को तय करते हैं। इंडिया जो है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं जो गोल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर चाइना है। ठीक है, अब ये सारी बातें किसने बताई हैं, WGC ने, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी ये भी बताया था कि डिमांड वगैरह कम हो रही है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है, आप थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, यानी कि इसका कोई प्रॉफिट लाभ कमाने का मकसद नहीं है। दुनिया भर के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं गोल्ड के, जो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करते हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बना रखा है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है हमने अपनी गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। इसमें 25 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारी गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ भी हैं जो कि साथ में मिलकर काम कर रही हैं। इनका मेन काम है जो गोल्ड की डिमांड है मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आगे प्रमोट करना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में आपको समझ में आ गया। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन पर ही एक और देखने को मिलेगा। इंडिया ने एक बात बोली है, क्या बोली है, इंडिया ने बोला है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो पूरा सिस्टम है ना, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर हम अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर धीरे धीरे बैन लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे। हम चाहते ये हैं कि जो हमारी देश की खुद की जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो प्राइवेट फर्म्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, प्राइवेट फर्म्स ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करें। हमारा मेन मकसद ये होगा, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना थोड़ा कम कर देंगे। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये जो मेजर्स है ना, ये बात किसने रिकमेंड करी है सरकार को, नीति आयोग ने रिकमेंड करी है। नीति आयोग ने बोला कि ऐसा हमें करना चाहिए। अपने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अपने देश का जो कह सकते हो डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। वैसे भारत के अंदर आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 6780 मेगावाट की। 6780 मेगावाट की इनकी सारी न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी। हम लोग इतनी एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर पावर से। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल से हट के बात करेंगे, यानी कि थोड़ा बैकग्राउंड डेटा। जब बात कर ही रहे हैं न्यूक्लियर पावर की, तो इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी का स्थिति क्या है उसको समझते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी देखो 5वीं सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का भारत में। जैसे कोयला और इन सब से एनर्जी जनरेट करते हैं ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है 5वां सबसे बड़ा सोर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। भारत में जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसका 3% बिजली इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ध्यान रखना, और उन 7 पावर प्लांट में 22 रिएक्टर्स हैं, क्योंकि एक प्लांट के अंदर में हो सकता है 2-3 रिएक्टर्स हो, एक प्लांट में 3-4 रिएक्टर हो, तो एक प्लांट में मतलब काफ़ी सारे रिएक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 पावर प्लांट हैं, उन पावर प्लांटों में टोटल 22 रिएक्टर्स है जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब वो जो 7 पावर प्लांट हैं, फटाफट उनके बारे में जान लेते हैं। ये चीज़ आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो 7 पावर प्लांट के अंदर पहला है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, दूसरा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, तीसरा ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट, चौथा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, पाँचवा कायगा जनरेटिंग स्टेशन, और उसके बाद में छठा मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, और 7वां आपको देखने को मिलेगा कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु।
तो ये हमारे टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो चुके हैं। और फैक्ट्स के बारे में जानना है तो इंडिया में मैंने आपको बताया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 7 आपको ये प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं टोटल 6 राज्यों के अंदर में। उसके बाद जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं इनको कौन मैनेज करता है? देखो इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसके थ्रू सब यहाँ पर कह सकते हो काम किया जाता है। अब हमारे पास में कोई बॉडी भी है जो कि ये न्यूक्लियर एक्टिव पावर प्लांट्स को चलाने का काम करती है। हाँ, उसके लिए बनाई गई है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। इसका मेन काम है कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर क्या करना, सारा काम रेगुलेट करना, इनको कंट्रोल करना। अब भारत में नए वाले न्यूक्लियर प्लांट यानी कि नए और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं? तो वह है कुदानकुलम पावर प्लांट जो तमिलनाडु के अंदर में, ये नया भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र का, वो है ये रहा, ये वाला। क्लियर हो गया? तो ये फैक्चुअल डेटा ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे आते हैं, चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ दोस्तों, आज हमारे पास में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन एडिटोरियल है बिजनेस लाइन का, क्योंकि मुझे यहाँ पर एडिटोरियल वही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर कुछ डेटा है जो आपके सिलेबस से मैच हो रहा है, सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पर प्योर सिलेबस का हिस्सा है और ये जो कंटेंट लिखा गया इस पूरे एडिटोरियल में बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे से सुनना है और लास्ट में जो आज का मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो बिजनेस लाइन का एडिटोरियल है जो कि बात करता है टैकलिंग अनसीजनल रेन के बारे में, यानी कि बेमौसम जो बारिश होती है ना, उस बेमौसम बारिश की वजह से कितना नुकसान होता है देश को और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ये राइटर बताते हैं। ठीक है, जो राइटर हैं उनका नाम है श्रीनाथ श्रीधरन। तो इन्होंने क्या लिखे हैं, चलो सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, आपको एक एक बात क्लियर होती हुई चली जाएगी, क्योंकि इस पूरे एडिटोरियल के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप टेलीग्राम से यहाँ पर इसको PDF को डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, इनको कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आखिरकार इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अब की बार जो अप्रैल का महीना हमने देखा उसमें बेमौसम बारिश देखने को मिली। इतनी बारिश नहीं होती है जितनी अप्रैल में बारिश हुई, उसकी वजह से नुकसान भी बहुत हुआ। उसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल आप कह सकते हो देखने को मिल जाता है। तो जो बेमौसम की बारिश है यानी कि अनसीजनल रेन जो इंडिया में है, इन्होंने एक बार हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बुरा प्रभाव डाला है, क्योंकि बेमौसम की बारिश सीधा यहाँ पर हमारे जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। जो रेन है, जो बारिश है, वैसे हम उसको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं कि यार वो एक कह सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक आशीर्वाद की तरह है, एक वरदान की तरह है कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर की बार बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, बारिश नॉर्मल हुई है। लेकिन एक होती है बेमौसम बारिश, जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी उस मौसम में दबा के बारिश हुई है, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। यानी कि जो फसलों का उत्पादन है वो कम हो सकता है, कम होने के बाद फसलें बर्बाद हो सकती हैं, बर्बाद हो जाएंगी तो दाम बढ़ सकते हैं उनके, दुनिया भर में इंडिया भर में यहाँ पर जो फूड क्राइसिस है वो स्टार्ट हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ सकती हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ना बेमौसम बारिश का, अनसीजनल रेन का, ये केवल एग्रीकल्चर सेक्टर तक सीमित नहीं है। इसका असर केवल कृषि वाले एरिया में नहीं पड़ेगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे बहुत सारे जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उनके ऊपर ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिरकार जो ये अनसीजनल रेन्स हैं इनके पीछे का मेन कारण क्या है, क्यों होती है बेमौसम बारिश? नंबर 1 रीज़न क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसकी चक्कर में जो वेदर के पैटर्न्स है वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, हम उसका पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि यार क्या सिचुएशन होने वाली है वेदर के अंदर में। ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जेट स्ट्रीम्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, जेट स्ट्रीम जो ऊपर की साइड में हवाएं बहती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बन चुकी हैं जिसकी वजह से ये बेमौसम बारिश हुई थी और अभी थोड़े समय पहले ये बेमौसम बारिश हुई थी। ठीक है, पहला रीज़न क्लाइमेट चेंज। सेकेंड रीज़न एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो वेदर का एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर जो वार्म वाटर है, जो गर्म पानी है ना, वो पैसिफिक ओशन से फ्लो कर जाता है ईस्टवर्ड साइड में। फॉर एग्जांपल इधर यहाँ पर इंडिया है, चाइना है, इधर यहाँ पर आपको कह सकते हो कि यहाँ अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, ऊपर मैक्सिको वगैरह, मैक्सिको इधर देखने को मिल जाएगा, नीचे यहाँ नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हो गई। इनके बीच में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। अब पैसिफिक ओशन में जब गर्म पानी है यानी कि वार्म वाटर जो है गर्म पानी, वो इधर की साइड से इधर पहुंच जाएगा, यानी इधर साउथ अमेरिका की साइड में पहुंच जाएगा, तो इधर पानी ठंडा हो जाएगा
और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो इंडिया की साइड में सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। क्योंकि आपको पता है कि पानी जिधर गर्म होगा उधर ही यहाँ पर क्या होगा, भाप बनेगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। तो इंडिया कह सकते हो एल नीनो कंडीशन में भारत की साइड से जो गर्म पानी है वो चला जाता है साउथ अमेरिका की साइड में, तो इधर सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से भी अनसीजनल रेन्स होती हैं, वो दूसरे रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगी। कहीं पर सूखा पड़ता है और कहीं पर बारिश हो रही होती है। तो ये हो गया एल नीनो। अब ला नीना जो होता है वो भारत के लिए अच्छा होता है। ला नीना में इंडिया की बारिश होती है। क्यों? ला नीना में जो गर्म पानी साउथ अमेरिका चला गया था ना, वो घूमकर वापस इंडिया की साइड आ जाता है। अब घूमकर वापस इंडिया की साइड आता है तो इसमें यानी कि जो आपका वाटर है ना वो इंडिया की साइड पहुंचा, तो इसकी चक्कर में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और उसकी में अनसीजनल रेन्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, बेमौसम बारिश भी आपको नज़र आती हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। नाउ उसके बाद और क्या रीज़न है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी अनसीजनल रेन्स देखने को मिल जाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ की कटाई करना, और शहर के अंदर लोग बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से भी अनसीजनल रेन्स आपको नज़र आती हैं। ये सारे कारण हैं। सवाल यह है कि चलो अनसीजनल रेन हो भी गई है, कोई बारिश हो गई है, बेमौसम बारिश हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसका असर क्या पड़ता है? अब असर में अगर हम लोग बात करें तो पहला असर पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अनसीजनल रेन की वजह से बहुत सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, और इवन पोस्ट हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर भी असर पड़ता है। यानी कि फसलें काट के एक जगह पर रख दी गई थी, बहुत बारिश आई, पानी भर गया है, उससे भी यहाँ पर जो फसलें वो सड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो अनसीजनल रेन कहीं ना कहीं क्रॉप लॉस में, इवन यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्टेड क्रॉप्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, और इसकी वजह से जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के मार्केट के अंदर में। फिर उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनके भी ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता है, बहुत सारे यहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको बहुत लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सोशल इम्पैक्ट। बेमौसम बारिश अगर होगी तो उसका असर केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं पड़ेगा, केवल फार्मर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके अलावा जो डेली वेज लेबरर्स हैं। डेली वेज लेबरर्स कौन से होते हैं? जो रोज़ यहाँ पर कमा रहे हैं, रोज़ यहाँ पर मजदूरी करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब एक दिन बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही है, कोई काम होगा उस दिन? काम होगा ही नहीं। अब उस चक्कर में यहाँ पर वो जो लेबरर है वो कोई काम नहीं करेगा, उसकी कमाई भी उस दिन की कम हो जाएगी। ऐसी माइग्रेंट वर्कर्स जो इधर से उधर जाके काम करने लगते हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सोशल इम्पैक्ट यानी सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है अनसीजनल रेन का। अब सोशल इम्पैक्ट के बाद में आता है एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? देखो, जो अनसीजनल रेन होता है ना, ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे कि आज हमारी एक रूलिंग पार्टी है, एक होती है अपोजिशन पार्टी। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, उसके लिए फ़ायदे वाली बात होती है अगर किसी समय बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, अनसीजनल रेन हो जाए और पास में इलेक्शंस हों। कैसे फ़ायदा हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे अनसीजनल रेन हो जाती है तो उससे फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। तो अपोजिशन पार्टी क्या बोल सकती हैं कि देखो, रूलिंग पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है ना, कुछ यहाँ पर प्रॉपर कदम नहीं उठाएं ताकि जो फार्मर्स को सपोर्ट दिया जा सके। इस प्रकार से जो पॉलिटिकल ब्लेम ग्लेम है ये यहाँ पर चलता रहता है, और इलेक्शन से पहले यहाँ पर ये देखो हर चीज़ में यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे अपोजिशन पार्टी को थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है वो मिल जाता है, रूलिंग पार्टी को इस प्रकार का क्रिटिसिज्म करके, उसकी निंदा करके रूलिंग पार्टी की इस अनसीजनल रेन की वजह से। तो ये भी यहाँ पर इसका कह सकते हो कि एक इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कहने का मतलब है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब इम्पैक्ट पड़ता ही है तो क्या कोई इसका सोल्यूशन, क्या कोई उपाय है? देखो, कुछ यहाँ पर अप्रोच बताया। राइटर बोलते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कुछ तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला कदम है शॉर्ट टर्म मेजर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ में आना पड़ेगा, दोनों को मिलकर जो भी फसलों का लॉस हुआ है उसको लेकर कंपनसेशन देना होगा, है ना। जो सीड्स उनकी सप्लाई के ऊपर काम करना होगा। उसके बाद में जो फर्टिलाइज़र उसको सब्सिडी रेट पर, यानी कि बहुत कम दाम पर, सब्सिडी पर यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाना होगा। तो फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। और एक और काम कर सकते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, दैट इज़ एमएसपी, जो फसलों के ऊपर दिया जाता है, उस एमएसपी को बढ़ाना होगा ताकि फार्मर्स को थोड़ा और इनकम जनरेशन हो जाए, क्योंकि उनको पहले से घाटा हो चुका है। अब जो भी क्रॉप है अगर वो बेचते हैं तो उस पर थोड़ा उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए। शॉर्ट टर्म मेजर ये हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म मेजर क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हम क्या सोल्यूशन देख सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस क्या करने होंगे? हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, आज एक ही प्रकार की फसल ज़्यादातर उगाई जा रही है। हमें अलग अलग प्रकार की फसलों को यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी आ चुकी हैं। सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि जो स्टोरेज होता है ना, उस स्टोरेज को बढ़िया कर दो, जहाँ पे आप जो फसल है उसको स्टोर कर सको, है ना। वहाँ पे कोई कह सकते हो कि बर्बादी ना हो। वेस्टेज को कम करना होगा। तो ये काम किया जा सकता है
ताकि हम लोग एक लंबा सोल्यूशन लेकर चल सकते हैं ये वाला, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कोई भी अनसीजनल रेन होती है तो उसका इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर सकें। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर कंट्रोल करना। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना, क्योंकि अनसीजनल रेन हो कैसे रही है, उसके पीछे का मेन कारण है क्लाइमेट चेंज। लगातार पोल्यूशन बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना ही यहाँ पर एक कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक एफर्ट चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद में सवाल यहाँ पर यह है, क्या सरकार ने कोई और दूसरे कदम नहीं उठाए हैं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? देखो, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकारी अलग अलग बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। उन इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से यहाँ पर उसको हैंडल कर सको, क्योंकि यहाँ मेजर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ अनसीजनल रेन की वजह से क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, क्या इम्पैक्ट है। अब बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को यूज़ किया, है ना। ये सारे इनिशिएटिव मतलब लेकर आए हैं ताकि फार्मर्स की जो चिंता है उनको यहाँ पर रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या था, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे हम लोग यहाँ पर अपना बीमा करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका पैसा मिल जाएगा, है ना, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। तो वो कैसे मिलता है, आप प्रीमियम भर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग यहाँ पर मंथली या ईयरली बेसिस पर भर रहे हो तो प्रीमियम जा रहा होता है आपका, वो उधर से यहाँ पर सरकार का कंट्रीब्यूशन में आएगा। तो दोनों तरफ से पैसा जो भी इकट्ठा होगा वो यहाँ पर इंश्योरेंस के तौर पर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है, ये भी एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको सरकार ने लॉन्च किया है 2016 में। इसका मेन मकसद यह है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अगर मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, बारिश भरकर ज़्यादा हो चुकी है, अनसीजनल रेन हो गया है, या बाढ़ आ चुकी है, या फिर कीड़े लग गए हैं फसल में, कोई बीमारी फैल चुकी है, उसके चक्कर में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये जो स्कीम है वो फार्मर्स को एक नॉमिनल अमाउंट प्रोवाइड करवा देती है। देखो, फार्मर्स को ना एक मिनिमम सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा, और बाकी जो पैसा वो सरकार देगी, उधर से उनका प्रीमियम इकट्ठा होता रहेगा, है ना। और अगर कोई ऐसी प्रकार की स्थिति आती जो कि नहीं आनी चाहिए, अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पर उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा ताकि उनको पैसों का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये सभी फूड को, ऑयल सीड्स को, क्रॉप्स को, कमर्शियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सभी को कवर करती है, ध्यान रखना। तो ये पहला इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट आज के समय पर चला रही है। सेकंड इनिशिएटिव आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, वो है PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई योजना यानी कि सिंचाई करने के लिए, यानी इरिगेशन की बात करता है। तो हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मेन मकसद यह है कि हम वाटर को प्रोवाइड करवाएं, वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ना, इसका मेन मकसद है कि हम इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा सकें, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंचाई करने का तरीका आसान हो, और आसान होने के साथ साथ अफोर्डेबल हो, एफिशिएंट हो, जिसका इम्पैक्ट पानी के ऊपर भी ना पड़े। और सिंचाई योजना के अंदर में अलग अलग 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक है एक्सेलरेशन इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इस कंपोनेंट का मेन मकसद है कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना, कि गवर्नमेंट यहाँ पर जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं उनको वो पूरा कर सकें। फिर इस प्रकार से एक और कंपोनेंट है इसका, वो है हर खेती को पानी। इस कंपोनेंट का मेन मकसद है कि जितने भी फील्ड है हमारे, वहाँ पर हम लोग प्रॉपर पानी प्रोवाइड करवा सकें, माइक्रो इरिगेशन प्रोवाइड करवा सकें, अलग अलग नई टेक्निक से पानी दे सकें जिससे पानी की कमी भी ना हो और प्रॉपरली इरिगेशन हो जाए। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि अगेन यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं नई टेक्निक के ऊपर। नई टेक्निक जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको पता होगा कि मान लो फसलें हैं, बीच में एक मशीन लगा दी जाएगी, तो वो अभी जैसे नॉर्मल पानी कैसे डाला जाता है, पानी तो भाई छोड़ दिया जाता है पूरा का पूरा, बहुत सारा पानी लग जाता है सिंचाई में। लेकिन स्प्रिंकलर में क्या होगा, एक मशीन लगा दी जाएगी और वो पानी को इस प्रकार से फुव्वारे की तरह जो है वो फसलों के ऊपर छोड़ता रहेगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना पानी छूटेगा, बस। इससे क्या होगा, पानी की बचत भी होगी, पानी का एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो रहा होगा। तो ये सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर जो लास्ट स्कीम जो सरकार ने चला रखी है फार्मर्स के लिए, वो है SHC स्कीम। SHC का मतलब है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी की हेल्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर में क्या होता है ना, कि जो मिट्टी के सैंपल्स हैं वो फार्मर्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। कलेक्ट करने के बाद में लेबोरेटरी में उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उस मिट्टी के पोषण के बारे में जान सके, इस मिट्टी में क्या क्या प्रेजेंट है। और उस एनालिसिस के बेसिस पर होगा क्या, एक सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पर हर एक फार्मर को दे दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे फार्मर्स को पता होगा कि हाँ मेरी मिट्टी में ये गुण हैं।
अगर मेरी मिट्टी में ये चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये गुण हैं, तो इसके हिसाब से मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए होगा जिससे कम पैसे में ज़्यादा फसलें हमें मिल सकें, अच्छी फसलें मिल सकें, है ना। तो ये सारा काम किया जा सकता है SHC स्कीम के तहत। तो ये यहाँ पर स्कीम की बात हो गई। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है कि हाँ, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स चलाए हुए हैं। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। मेंस का क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनसीजनल रेन इन इंडिया ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑन द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट आर द मेजर्स कैन बी टेकन टू एड्रेस दिस इशू। यानी आपने समझाना है कि जो ये बेमौसम बारिश है, इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या पड़ रहा है, इवन हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है। प्लस आपने समझाना है कि आखिरकार कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत में बेमौसम बारिश के कृषि क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उस पर चर्चा करें। इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर्स को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। आप ज़रूर से यहाँ पर एक बार उसको विजिट कर सकते हो। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन था, जो BTIA एग्रीमेंट है, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिल जाता है, तो बताना है भारत ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस एग्रीमेंट को किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया है। तो कभी कभी ये न्यूज़ में रहता है। नाउ दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।